गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्याना स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बेटा हम लोग देख रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, जब ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त आप लोगों की जो नीट का एग्जाम है वो हो चुका होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक पार्ट मैंने अपलोड किया था और ये आज सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग शुरू करते हैं डीएनए, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इसके प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। ठीक है, एक्चुअली हम लोग इसके भी बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन चूंकि आज हम शुरू कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि जो डीएनए की पूरी चीजों को हम आगे बढ़ाते हुए चले। ठीक है, चलो तो बेटा अगर डीएनए की बात करें तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि डीऑक्सी राइबो एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, डीएनए एसिडिक होता है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। किसके वजह से? PO3 माइनस की वजह से, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले डीएनए के बारे में बहुत डाटा देख लिया था। ठीक है, जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो आज देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा जो फर्स्ट जो डीएनए का डिस्कवर किए थे वो फ्रेडरिक मिश्चर नामक साइंटिस्ट किए थे 1869 में। लेकिन वो 1869 में जिसको डिस्कवर किए थे वो डीएनए था, लेकिन उसको उन्होंने न्यूक्लियन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? उसको न्यूक्लियन नाम दे दिया। ठीक है, तो पहली बार डीएनए को डिस्कवर किसने किया? तो 1869 में किसने किया? फ्रेडरिक मिश्चर ने। ठीक है, लेकिन वो डीएनए को डीएनए नहीं बोले थे, क्या बोले थे? न्यूक्लियन बोले थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा 1953, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये फील गुड फैक्टर वाली नीट में क्वेश्चन है कि वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिए थे। ठीक है, और वॉटसन एंड क्रिक बोले थे कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बुक में भी लिखी हुई है कि वॉटसन एंड क्रिक सर तो स्ट्रक्चर दिए थे डीएनए का, लेकिन साथ में दो साइंटिस्ट और थे, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है डबल हेलिक्स जो मॉडल है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरह जानने के लिए। उस साइंटिस्ट का नाम है, मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा, फ्रैंकलिन एंड बिल्किन। ठीक है, फ्रैंकलिन और बिल्किन दो साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डिस्कवर किया। ठीक है, जिसके बदौलत डीएनए के स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरह देख सकते थे। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक सर को इजी हो गई थी डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देखने के लिए। ठीक है, चल तो डीएनए डबल हेलिक्स होती है, अभी हम लोगों ने बात किया, ये वॉटसन एंड क्रिक सर का कहना है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए के पहले हम आगे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो नहीं आगे चलो टाइप ऑफ डीएनए के साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ डीएनए की बात करें बेटा तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड नंबर, ठीक है, डीएनए में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके अनुसार डीएनए के कुछ पार्ट में बांटा गया है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, ये जो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए है वो किसके अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके अनुसार डीएनए के कुछ टाइप्स में बांटा गया है। बेटा जो बी डीएनए है, बी डीएनए वो मोस्ट कॉमन डीएनए है। ठीक है बेटा, जो बी डीएनए है वो मोस्ट कॉमन डीएनए है। ठीक है, बी डीएनए वो मोस्ट कॉमन डीएनए। अगर हम चूंकि हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे थे, बेस पेयर के बारे में बात करें तो ए टाइप में टोटल 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, बी टाइप में टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, सी टाइप में टोटल 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, डी टाइप में टोटल 8 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और जेड टाइप में टोटल 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गया डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, टाइप ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा कि अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या है, उसके फीचर्स को जानते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम लोग प्रीवियस लास्ट क्लास में चलते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था कि डीएनए क्या 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 चीज से मिलकर बना है। डीएनए राइबोस शुगर, ठीक है, डीएनए दिख रहा होगा आपको, देखो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं तो अच्छी तरह दिख जाएगा। ठीक है, डीएनए किसके चीज से बना बेटा?
प्लस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था डीऑक्सीराइबोज शुगर और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज है वो एक शुगर है, ठीक है, वो एक शुगर है, ये शुगर है, और न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर है, ठीक है, बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर, ठीक है। तो जनरली जो डीएनए है वो शुगर और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, ठीक है। बेस पेयर में कौन कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, टी आ जाएगा, जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, टी आ जाएगा, जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो डीएनए क्या चीज से मिलकर बना बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और साथ में एक चीज तो मैं भूल गया, PO3 फॉस्फेट से मिलकर बना है, PO3 माइनस, ठीक है, प्लस PO3 माइनस, ठीक है। तो ये डीएनए ये सब चीज से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है, पिछले वाली क्लास में रिकॉल किए, अब आते हैं क्लास में, ठीक है। ये जो डीएनए बेटा है, ये जो डीएनए है, अच्छा मुझे बताओ, ये जो डीएनए का जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं, इनमें से कौन सा टाइप का डीएनए है, कौन सी टाइप की ये डीएनए है? ये बी टाइप की डीएनए बेटा जी, ये बी टाइप की डीएनए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए कौन सा है बेटा, बी डीएनए, कौन सा है बेटा, बी डीएनए, ठीक है। तो ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर है, और बेटा इस डीएनए में खासियत ये है कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में होता है, ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब एंटी पैरेलल डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या, वो हम समझते हैं, ठीक है बेटा। इसका डबल स्टैंडर्ड, एक स्टैंड ये हो गया और एक स्टैंड ये हो गया, ठीक है, दो स्टैंड हो गया, दोनों स्टैंड है जो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। देखो ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और फिर इसके एंटी एक स्ट्रैंड चली आई। तो जो वॉटसन एंड क्रिक की जो डीएनए, जो डबल हेलिक्स जो डीएनए थी, या फिर जो बी टाइप डीएनए है, वो डबल स्टैंडर्ड है, अभी हम लोगों ने देखा। अब वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मींस बेटा कि 5 अगर 5 इधर से गया और 5 इधर से निकला, और यहाँ पे अगर 3 खत्म हुआ तो यहाँ से 3 से शुरू होगा, यहाँ पे 5 खत्म होगा, मतलब ये एंटी पैरेलल है। मतलब 5 से 3 और 3 से 5, ठीक है बेटा। तो ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। चलिए सर, हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया कि एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है, 1 और 2 स्टैंड है, डबल स्टैंड हो गया। चलिए ये भी पता चल गया, ठीक है। अब बेटा यहां पे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, ठीक है। जो डीएनए है, अभी हम लोगों ने देखा डीऑक्सीराइबोज शुगर और न्यूक्लियोटाइड, मतलब बेस पेयर से मिलकर बना है। किसके बेस पेयर से, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयर है उससे मिलकर बना है। तो इसमें बेस पेयर की अरेंजमेंट कैसी होती है वो हम देखते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम बेस पेयर की बात करें तो आपको पता है कि ये ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बेस पेयर की यहां पे एस्टैब्लिश करें, ए टी सी जी, ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक ठीक बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो भी ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, ध्यान दीजिएगा कि जो ए और जो टी जो बेस पेयर है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और जो सी और जी है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्चुअली समझाना आपको यही चाह रहा था कि जो बेस पेयर जो जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को, अच्छा ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ गया और सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, ठीक है। ये दोनों जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं बेटा जी, उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि जो डीएनए में जो बेस पेयर जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ए एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, और साइटोसिन और ग्वानिन से जुड़ रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ए हमेशा पी के साथ जुड़ेगा, सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और वो कौन सी बॉन्ड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। यहां तक कटक गया, चलो कटक गया। अब हम आते हैं इसके और आगे, ठीक है। अब देखो बेटा,
ये जो डीएनए है, ठीक है, एक पूरी जहां पे डीएनए एक पूरी हेलिक्स पूरा करती है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जहां पे डीएनए एक दूसरे को, जहां पे ये जो देखो एक्चुअली ये क्या है, जो हम ये इस तरह से आप लाइनिंग बनाए, एक्चुअली क्या है, ये बैकबोन ऑफ डीएनए है, ठीक है। ये बैकबोन ऑफ डीएनए है, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए है, क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए, मतलब ये शुगर है और फास्फोट है। ये जो ये पूरी जो ये बनाया हूं, ठीक है, ये बैकबोन ऑफ डीएनए है। ये क्या है, शुगर है और फास्फोट है, शुगर और फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट है, ठीक है, शुगर है और फास्फेट है, ठीक है, शुगर है और फास्फेट है, ठीक। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि जहां पे शुगर और फॉस्फेट एक दूसरे के काट रहे हैं, एक दूसरे को मतलब एंटी करके आगे निकल रहे हैं, उस एरिया को उस जितने एरिया को वो कवर किए उस एरिया को पिच कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे समझाऊं आपको। अच्छा देखो, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस दोनों के बीच के गैप को पिच कहते हैं, ठीक है, पिच कहते हैं। इस दोनों के बीच के गैप को पिच कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। चलो ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं नीचे, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए, इसको मैं और समझाऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज 0.34 नैनोमीटर और पिच ऑफ डीएनए डिस्टेंस इज 3.4 नैनोमीटर। मतलब बेटा यहाँ पे समझने वाली बहुत अच्छी बात है कि ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा जी, 3.4 नैनोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस है बेटा जी वो 3.4 नैनोमीटर है। और ये कह रहा है कि एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। और इन दो न्यूक्लियोटाइड, जो ये डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज 0.34 नैनोमीटर। अब देखो पूरी की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर बेटा है, तो इसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर है। तो 3.4 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.34। 3.4 को 10 से डिवाइड करो तो एक का निकल जाएगा। तो एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 3.4 नैनोमीटर। वो कितनी होगी, मतलब बेटा जी ए और टी और सी और जी के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 0.34 नैनोमीटर है, 0.34 नैनोमीटर है, ठीक है। ये समझ में है, 0.34 नैनोमीटर है। तो यही कह रहा है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज 0.3 नैनोमीटर। टू न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, जैसे एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियो, दोनों के बीच का गैप 0.34 नैनोमीटर। और पिच ऑफ द डीएनए इज ये पूरी इतने 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। चलो एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं बेटा, एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। अब देखो बी टाइप में 10 बेस पेयर हो गए, एक पिच में 10 बेस पेयर, यहां पे गिनोगे शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आप बना लो, ठीक है, 10, ठीक है। तो इसमें भी 10 टोटल है, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप है, बी टाइप है, ठीक है। तो एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। उस 10 बेस, वो जो बेस पेयर के बीच की दूरी को 0.34 नैनोमीटर है, पूरी एक पिच की बीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है। चलो ठीक, अब बेटा अब ये लाइन को समझते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, ठीक है। अब कहोगे सर हम लोग नैनोमीटर में बात कर रहे थे, आपने डायरेक्ट मीटर क्यों लेके चला गया। देखो बेटा एक सेल आप लोगे, ठीक है, ह्यूमन सेल लो, उस ह्यूमन सेल के अंदर का डीएनए निकालो, ठीक है, और उस डीएनए निकालो, उस डीएनए को निकाल कर उसको आप पूरी खोलो, लमसम 2.2 मीटर के इतना लंबा हो जाएगा। यस, एक सेल की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक सेल की बात कर रहा हूं। एक सेल की डीएनए, आप एक सेल निकालो, उसका डीएनए निकालो, ठीक है। उस डीएनए को निकालने के बाद उस डीएनए को पूरा लंबा करो, 2.2 मीटर के इतना चला जाएगा, 2.2 मीटर चला जाएगा, लमसम में इतना चला जाएगा, ठीक है। तो आप इमेजिन करो बेटा
कि हमारे शरीर में कितने सेल हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, उसका अगर डीएनए आप निकाले और उसको सबको अगर आप जोड़कर उसकी लंबाई करें तो कितना लंबा होगा। मतलब आप अंतरिक्ष में जा सकते हो उसको पकड़ के, पता नहीं कहां जा सकते हो, कितना लंबा हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है। तो यही कह रहा है कि लेंथ ऑफ डीएनए, एक डीएनए की जो एवरेज लेंथ या फिर लमसम में लेंथ 2.2 मीटर की होती है। ठीक है, चल तो बेटा ये था डीएनए का स्ट्रक्चर और कुछ कैरेक्टर। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एसिडिक होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है PO3 माइनस की वजह से। इसको पहली बार डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर किए थे 1869 में। बट वो डीएनए को डीएनए नहीं बोले थे, उसको न्यूक्लियन बोलते थे। ठीक है, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिए डीएनए का। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड उन्होंने कहा। उनके साथ दो साइंटिस्ट और हेल्प किए थे, फ्रैंकलिन और विंगलिन नाम के दो साइंटिस्ट। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डिस्कवर किया, जिसकी वजह से डीएनए को अच्छी तरह हम देख सकते थे, उसका स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ सकते थे। तो आप ये चार साइंटिस्ट को हमेशा याद रखें, इनको भी याद रखें। उन्होंने बताया कि डबल हेलिक्स होता है वॉटसन एंड क्रिक को। हाँ, आपको पता है कि इनके वजह से वॉटसन एंड क्रिक सर को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलो उसका टाइप ऑफ डीएनए ABCD-Z टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए इज बी टाइप डीएनए। ठीक है, टाइप ऑफ डीएनए हम किस बेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट है डीएनए में, उस बेसिस पे हम उसको डिवाइड किए। यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा वो गुच-पुच हो गई, लेकिन समझने वाली ये है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो 5 to 3 जाएगा तो 3 to 5 आएगा, मतलब फिर से जाएगा। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए हमेशा टी के साथ जुड़ते हैं, सी हमेशा जी के साथ जुड़ते हैं। और ए जब टी के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और सी जब जी के साथ जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो सकता है बेटा, 2.2 मीटर के लमसम में हो सकता है। एक पीच की डिस्टेंस कितनी हो सकती है बेटा, 3.4 नैनोमीटर हो सकता है। एक बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी हो सकती है बेटा, जब पूरी एक पिच 3.4 नैनोमीटर की है तो एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर है, उसका आप 10 से भागा कर दो तो 0.34 नैनोमीटर एक का हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है, टोटल एक पिच में टोटल बेस पेयर कितने हो सकते हैं बेटा, 10 बेस पेयर हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए क्या चीज से बनता है, डीऑक्सीराइबो शुगर से बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, और फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बेटा, ये टोटल डीएनए था। और डीएनए की कुछ स्ट्रक्चर थी और कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या समझते हो, नाम से समझो, पैकेजिंग मतलब पैक करना। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर हम एक सेल से डीएनए निकालें तो उसकी पूरी अगर डीएनए को खोल के रखें तो वो 2.2 मीटर के इतना लंबा हो सकता है, लमसम उतना लंबा होता है। ठीक है, चलो तो आप में एक प्रश्न करोगे आप लोग कि सर एक सेल जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसमें 2.2 मीटर के डीएनए कैसे एडजस्ट होता होगा सर। बहुत बेहतर सवाल है कि कैसे एडजस्ट होता होगा सर। तो मैं बताऊंगा कि बेटा इसी को बतलाने के लिए जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पॉइंट है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, कैसे एडजस्ट होता है उसको देखते हैं। ठीक है, कि 2.2 मीटर इतना लंबा डीएनए कैसे एडजस्ट होता है, प्रश्न तो है, उसको अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम यूकैरियोटिक के सेल की बात करें, ठीक है, अगर हम यूकैरियोट सेल की बात करें बेटा, ठीक है, यूकैरियोट सेल की आगे बात कर रहे हैं, फिर प्रो को भी करेंगे। तो यूकैरियोट सेल में पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन होता है जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करता है, उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां से थोड़ी बहुत चीज हो रही होगी, कुछ कुछ हम कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं आपको, आपकी यहां से रास्ता मिल गई होगी। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में और जानते हैं। धीरे धीरे एक मैं ब्रिज बना रहा हूं, हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे कैसे हो रहा है। ठीक,
चलिए, तो बेटा जो हिस्टोन प्रोटीन है वो टू टाइप ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर बना है, एमाइनो एसिड से मिलकर बना है। वो दो उसका जो नाम है लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है। तो यहां पे अब ऑब्जर्व, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन दो टाइप ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर बना है, लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं, ठीक। जो हिस्टोन प्रोटीन है, एमाइनो एसिड है, वो बेसिक इन नेचर होता है, 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 ठीक है। चलिए यहां तक जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ब्रिज तैयार कर रहा हूं वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक। चलिए बेटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये कहता हूं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसी के कारण जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए संभव है। कैसे संभव है उसको आप समझते हैं, ठीक है बेटा। हिस्टोन प्रोटीन है वो ऑक्टामर होता है, ठीक है, ऑक्टामर होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन इज ऑक्टामर, ठीक है, ऑक्टामर। ये ऑक्टामर क्या है सर? तो बेटा ऑक्टामर का मतलब होता है कि 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बने, 8 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं, 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बने, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम इतना क्यों जान रहे हैं, वो पैकेजिंग में कैसे मदद करता है, ठीक है। एक एनसीईआरटी में एक इमेज होगा बेटा, एक ऐसे करके गोल बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर डीएनए को लपेटा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये डीएनए को इसके ऊपर लपेटा जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डीएनए को लपेटा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा वो ऑक्टामर होता है, 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो कि मैं 8 मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर 2-2 मॉलिक्यूल्स के जोड़े में है, ठीक है। टोटल 8 मॉलिक्यूल्स है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ऐसे ही 8 मॉलिक्यूल्स में सजे हुए रहते हैं, और इसके ऊपर से डीएनए क्वाइल्ड होना शुरू होता है, ठीक है। मतलब बेटा, मतलब कुछ है बतलाने के लिए? हाँ, कुछ तो मिल जाओ। नथिंग, नॉट, दिस इज टू मच। चलो ठीक, कोई बात। मतलब कि टोटल 8 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर जो डीएनए है वो क्वाइल होना शुरू होता है। क्यों क्वाइल होता है बेटा, क्यों क्वाइल होता है, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया बेटा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक होता है। अभी हम लोगों ने बात किया था हिस्टोन प्रोटीन है जो पॉजिटिव होता है। अब डीएनए में जाओ, डीएनए एसिडिक होता है और डीएनए निगेटिव होता है, समझ रहे हो? तो बेटा यहां पे पॉजिटिव, निगेटिव, एसिडिक, बेस, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यहां पे पॉजिटिव, निगेटिव और एसिडिक बेस, मतलब बेटा जो इसके वजह से डीएनए का ऑक्यूमेटेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से कहां पे लिखो? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन accumulate of DNA occurs। मतलब बेटा कि पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से, हिस्टोन प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से और डीएनए के निगेटिव चार्ज होने के वजह से जो उसका जो अकोमोडेट है वो इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ रहे हैं मैं कहां पे लाना चाह रहा था कि जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए किसके कारण होता है? हिस्टोन प्रोटीन के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से अकोमोडेंस ऑफ डीएनए अकर्स होता है,
चलो ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, निकल ये सब यूकैरियोटिक में बात हो रही है बेटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी क्या क्या लिखता है, थोड़ी सी इसमें बहुत ध्यान देकर समझने वाली चीज है। ठीक है, पता है एनसीईआरटी क्या लिखता है बेटा, ये जो टोटल जो ऑक्टामर जिसपे डीएनए जो लपेटा हुआ है उसको लिखता है एनसीईआरटी न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम लिखता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम लिखता है। ठीक है, और बेटा ठीक, ये लिखता है कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन वन न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, 200 बेस पेयर प्रेजेंट। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये अब इसको देखिए तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर। और ये क्या है बेटा, ये ऊपर से लेफ्ट है, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए। चलो बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कि ये पूरी जो स्ट्रक्चर बनी ऑक्टामर हिस्टोन के ऊपर जो हिस्टोन के ऊपर जो डीएनए जो लपेटा हुआ है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। उसमें टोटल बेस पेयर प्रेजेंट होता है। मतलब मैं अगर ये प्रश्न करूं कि एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए लपेटा हुआ उसमें टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, तो आप क्या कहोगे सर 200 बेस पेयर होते हैं सर, 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा लाइन लिखता है बेटा। ठीक है, ये लिखता है कि जब न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, जब न्यूक्लियोसोम है वो जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, अटैच होते हुए आगे बढ़ता है तो मोतियों का माला बनाता है। यस, मोतियों का माला बनाता है। ठीक है बेटा, तो कैसे बनाता है वो देखते हैं। ठीक है, जिसमें देखो मोतियों का माला बनाता है। देखो अभी कैसे माला बनाता है उसको समझते हैं। ठीक है, जिसमें देखो ठीक है, अब देखो डीएनए लपेटे। ठीक है, ये आया, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ऐसे लपेटा है। ठीक ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो हिस्टोन है वो मोती जैसा दिखता है, वो मोती जैसा दिखता है। ठीक है, वो मोती जैसा दिखता है, मोती जैसा दिखता है। और जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन है उसको स्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हिस्टोन है वो बिट्स वो मोतियों की तरह लगता है, स्ट्रिंग है जो क्रोमेटिन है वो स्ट्रिंग वो धागे की तरह लगता है। ठीक है, इसलिए इसको मोतियों का धागा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मोतियों का धागा कहते हैं। ठीक, तो बेटा ये हो गया यूकैरियोट में। ठीक है, कैसे होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो मतलब समझ गए कैसे होता है। लंबा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन की मदद से उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 2 टाइप ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बना लाइसिन आर्गिनिन। ठीक है, यही लाइसिन आर्गिनिन है जो बेटा जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मदद करता है। ठीक है, चलिए हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होता है तो 8 मॉलिक्यूल्स के होते हैं। ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे सज जाते हैं और उसके ऊपर डीएनए का पैकेजिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर डीएनए का पैकेजिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये आती पूरी पैकेजिंग हो जाती है, मतलब वो जब आती हिस्टोन पे डीएनए पूरी लपेट लिया जाता है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर आपसे प्रश्न किया गया कि जो हिस्टोन प्रोटीन पे जो डीएनए जो लपेटा गया है पैकेजिंग के वक्त में उसमें टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, तो 200 होते हैं। हाँ, और हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन आर्गिनिन से मिलकर बना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप स्टार कर लेना। ठीक है,
हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं, तो कनेक्ट करने मतलब वो कंडेंस करने वाली, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यूकेरियोट। अब हम आते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट इतना में आ जाएगा, ठीक। तो आते हैं प्रोकैरियोट। तो बेटा अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करें, तो अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी न्यूक्लियस इधर उधर रहेगी, ठीक है, उसकी न्यूक्लियस इधर उधर रहेगी, ये हो गया न्यूक्लियस। और उसको न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। अब बेटा अब ये है, ठीक है। तो अब देखो जो न्यूक्लियोइड है, ठीक है, न्यूक्लियोइड के ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड के ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि उसपे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ना 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 ना। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, बट एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। उसका नाम ही है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, उसका नाम ही है, ठीक है। यही जो पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है बेटा जी, यही जो पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है, यही है वो डीएनए को एग्रीगेट करने में मदद करते हैं, एग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं। यही पॉजिटिवली चार्ज है जो डीएनए को एग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब समझ गए प्रोकैरियोट में क्या होता है। प्रोकैरियोट में भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, जिस तरह यूकेरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है ना पॉजिटिवली चार्ज, यूकेरियोट में भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। उसका नाम ही है कि उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। वही डीएनए को एग्रीगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके न्यूक्लियोइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यही है जो डीएनए को पैकेजिंग में मदद करता है, ठीक है, मदद करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोइड है उसको जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे हो रहा है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और बेटा इसके जो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियस नहीं होता उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके न्यूक्लियोइड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यही पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है वो डीएनए को एग्रीगेट करने में पैकेजिंग करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्रोकैरियोट में, ठीक है। ये हो गया यूकेरियोटिक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है, वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ये बस ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कुछ और पॉइंट, तो उसको समझते हैं कि फॉर एडिशनल पैकेजिंग ऑफ डीएनए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। मतलब कहना चाह रहा है कि एडिशनल पैकेजिंग ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनएचसी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का यूज होता है, ठीक है, का यूज होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें तो इसमें जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है वो लूजली पैक होता है, लाइटली स्टेन होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन हम हेटेरोक्रोमेटिन में बात करें तो कंप्लीटली पैकेजिंग होती है, इसमें लूज हो जाता है, इसमें कॉम्पैक्ट मतलब टाइट होता है, ठीक है। डार्कली स्टेन, इसमें लाइटली, इसमें डार्कली स्टेन होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करें, ठीक है। तो ये हो गया फॉर एडिशनल पैकेजिंग नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आल्सो यूज होता है, ठीक है। यूक्रोमेटिन की बात करें तो इसमें लूजली पैक, लाइटली स्टेन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव
और हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो कॉम्पैक्ट, उसमें लूज था, इसमें कॉम्पैक्टली मतलब टाइट पैकिंग रहता है, डार्कली स्टेन देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि द सर्च ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल पे बने रहें। मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।